नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 21 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द हिंदू का फेडरलिज्म से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि वन पार्टी हेजमोनी है आज के समय में, बीजेपी का डोमिनेशन है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में फेडरलिज्म जो है वो देश में कमजोर हुआ है? देखो, हम स्ट्रक्चरल पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो आंसर्स में यूज हो सकते हैं। मतलब क्योंकि देखो, अब फेडरलिज्म की डिस्कशन है तो बीच बीच में पॉलिटिक्स भी आ जाती है जो हमारे काम की नहीं होती। आंसर्स में हम पॉइंट्स यूज नहीं कर सकते, तो उसी हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नर के इशू पे, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत एडवाइजरी ओपिनियन मांगी गई थी ना सुप्रीम कोर्ट से, 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, उस पे अब सुप्रीम कोर्ट ने अब अपनी एडवाइजरी ओपिनियन दी है। तो राइटर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने और ज्यादा कंफ्लिक्ट करने वाला फैसला दे दिया है, जो कि गलत है। पूरे बैकग्राउंड के साथ में ये इशू डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में किस प्रकार से कू हुआ है। ये संवैधानिक कू है, मॉडर्न कू है, ट्रेडिशनल कू नहीं है कि मिलिट्री खुलेआम टैंक ले आती है सड़कों पे और सत्ता उखाड़ फेंकती है। नहीं, ये मॉडर्न कू है जो असीम मुनीर ने पाकिस्तान के संविधान के ऊपर किया है। तो तीनों इश्यूज, तीनों डिटेल से डिस्कस करेंगे। और देखो, एक चीज मुझे पता लगी कि जो टीम है वो टेलीग्राम पे ना रेगुलर पीडीएफ नहीं दे रही है। तो मैंने भी चेक किया कि पीडीएफ तो आई नहीं है। तो मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, अगले हफ्ते से चीजें जो है ना वो ठीक करते हैं, जो पीडीएफ वगैरह हैं वो रेगुलर मिले। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखो हमारे देश में ना आज के समय में वन पार्टी डोमिनेशन ज्यादा देखने को मिल रही है। अपोजिशन जो है वो उठ नहीं पा रहा है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में फेडरलिज्म जो है वो हमारे देश में कमजोर हो रहा है? तो इस पर फोकस करता है ये आर्टिकल। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अब ये जो आर्टिकल है थोड़ा ना इंटरव्यू की फॉर्म में है, मतलब 2 लोगों का इंटरव्यू चल रहा है। तो पॉइंट्स ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली आप यूपीएससी में यूज कर सको। तो थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आप आंसर्स में यूज कर सको। सबसे पहली चीज, आप ना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। रिसेंट टाइम्स में क्या हो रहा है? रिसेंट टाइम्स में देखो, जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है ना, जैसे केरला है, कर्नाटक है, पंजाब है, परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि सेंटर हमें पैसा नहीं दे रहा है, डिजास्टर रिलीफ फंड जो है वो रोका जा रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो पैसा है वो भी अटका हुआ है, और बात इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है। आप बेसिक्स रिवाइज करो। संविधान का जो आर्टिकल 1 है, संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और उस समय ना एक फेमस थिंकर थे के.सी. वेयर, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया जो है वो क्वेसी फेडरल है। क्या है? क्वेसी फेडरल है, मतलब ढांचा फेडरल है पर आत्मा जो है वो यूनिटरी है। मतलब सेंटर जो है वो स्ट्रोंग है। लेकिन आज सवाल ये है, क्या सेंटर जरूरत से ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है जितना हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था, या उससे भी ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है सेंटर? तो ना एक कंपैरिजन करते हैं 1990s वर्सेस 2014 के बाद, पोस्ट 2014 कंपैरिजन किया जाता है। देखो 1990s का दौर अगर आप याद करो ना, तो उस समय बहुत सारी कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी। रीजनल पार्टीज जैसे समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीडीपी, ये सब भी पावर में थे और इसे कहते थे कोलिशन ईरा। इसे कहते थे कोलिशन ईरा। तो 1990s में जो पॉलिटिक्स थी ना, वो थी पॉलिटिक्स ऑफ एकोमोडेशन। रीजनल पार्टीज को ना एकोमोडेट किया जाता था, उनकी बात सुनी जाती थी, उनके नुमाइंदों को सेंटर में मंत्री बनाया जाता था, क्योंकि उन्हीं से तो सरकार चलती थी। अगर वो कोलिशन से हाथ पीछे खींच ले तो सरकार गिर जाया करती थी। मुझे आज भी याद है, वाजपेयी जी ने ममता बनर्जी के लिए एक बात बोली थी, उनकी मदर को, कि माता जी आपकी बेटी बहुत तंग करती है। क्योंकि ममता बनर्जी कोलिशन में थी ना, तो
नेगोशिएशन चलती रहती थी, तो वाजपेयी जी ने उनकी मदर को ये बात कही थी प्यार से कि आपकी बेटी बहुत तंग करती है। तो ये वो दौर था। लेकिन देखो 2014 के बाद क्या हुआ, बीजेपी को मिली फुल मेजोरिटी, सिंगल पार्टी डोमिनेंस वापस आ गया। जैसे इंदिरा गांधी के समय में जो डोमिनेंस था ना, एक ही पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, बाकी थोड़ी कमजोर हुआ करती थी, ठीक वैसा ही दौर आज के समय में देखने को मिल रहा है। और राइटर ना, यामिनी अय्यर जो एक राइटर है, मतलब एक पर्सन है जिनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो वो कहती हैं कि अब जैसे बीजेपी की रणनीति क्या है इलेक्शन लड़ने की, या फिर जो स्ट्रेटेजी है, पूरे देश को ना, पूरे नेशन को जोड़ो हिंदुइज्म की आइडेंटिटी के बेस पे। जैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग आइडेंटिटी पे फोकस करती हैं, कोई पार्टी कास्ट पे फोकस करती है, कोई धर्म पे, कोई रीजनलिज्म पे फोकस करती है कि हमारे एरिया के साथ में भेदभाव हो रहा है। तो बीजेपी जैसे ज़्यादा फोकस करती है कि हिंदुइज्म पे, कि हिंदुइज्म के नाम पे नेशन को जोड़ो। तो इससे ना बाकी जो आइडेंटिटीज़ है ना, वो थोड़ी कमज़ोर हुई हैं। मतलब यामिनी अय्यर के अनुसार बाकी आइडेंटिटीज़ कमज़ोर हुई है। जब आप देखो वन नेशन पर फोकस करते हो ना, तो रीजनल आइडेंटिटी भी दबने लगती है। इसलिए रीजनल पार्टीज नहीं चाहती कि ऐसा हो। तभी तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। शिवसेना पार्टी पहले हिंदुइज्म पे फोकस किया करती थी, शिवसेना पार्टी आज हिंदुइज्म पे फोकस नहीं करती, आज बल्कि वो रीजनल आइडेंटिटी पे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया है कि जो धर्म वाली आइडेंटिटी है ना, उसके नाम पे तो वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, हमें नहीं मिलेंगे। जबकि पहले जब बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, तो फिर उस समय शिवसेना धर्म पे बीजेपी से भी ज्यादा फोकस किया करती थी। लेकिन अब वो रीजनल आइडेंटिटी पे, यानी मराठा आइडेंटिटी पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो आज जो रीजनल पार्टीज है ना, बात वही है, वो रीजनलिज्म की ज्यादा स्ट्रोंग आवाज बन के उभरे हैं। अब कई बार ना कुछ टर्म्स बढ़िया यूज हो जाते हैं आंसर्स में। जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक बात बोली थी कि फेडरलिज्म जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। लेकिन इस आर्टिकल में एक टर्म यूज की गई है कि आज के समय में जो फेडरलिज्म देखने को मिलता है ना, वो कोर्सिव फेडरलिज्म देखने को मिलता है, मतलब जबरदस्ती वाला फेडरलिज्म। तो ये टर्म कई बार यूज हो जाती है आंसर्स में। इसके बाद देखो, अब कुछ कुछ देखो पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं, एग्जाम में यूज करना थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट रहता है, लेकिन फिर भी एक बार आप कंसेप्ट समझ लीजिए राइटर बोलना क्या चाहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट वो बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिके का। राइटर के अनुसार 2014 से पहले ना प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, वो स्टेट्स के साथ बैठ के रिसोर्स एलोकेशन डिस्कस करता था, स्टेट्स की सुनी जाती थी इन्वेस्टमेंट प्लान्स में। लेकिन 2014 के बाद क्या आ गया, 2014 के बाद आ गया नीति आयोग। नीति आयोग आ गया। नीति आयोग सिर्फ थिंक टैंक है, पैसा एलोकेट नहीं करता। अब पैसा एलोकेट करने का काम सिर्फ एक बचा है, वो है फाइनेंस कमीशन के थ्रू। फिर जीएसटी का मामला राइटर्स के द्वारा रेज किया जाता है। जीएसटी को बोला गया था बहुत बड़ा बार्गेन है, ग्रैंड बार्गेन है स्टेट्स और सेंटर के बीच में। स्टेट्स ने देखो अपनी टैक्स लगाने की जो पावर थी वो जीएसटी में सरेंडर कर दी, जीएसटी काउंसिल को दे दी। सोचा था सेंटर के साथ मिलकर फैसला लेंगे, लेकिन रियलिटी आज के समय में अलग है। जीएसटी काउंसिल में वोटिंग पावर देखो सेंटर के पास में ज्यादा है, मतलब डिसप्रपोर्शनेट ज्यादा है। वैसे तो सभी स्टेट्स के पास में 2/3 है, सेंटर के पास में 1/3 है, लेकिन सेंटर के बिना फैसला लिया ही नहीं जा सकता। और सेंटर में जिस पार्टी की सरकार है, बहुत सारे स्टेट्स में भी तो उन्हीं की सरकार है ना। तो राइटर ये बोलते हैं जीएसटी काउंसिल में फैसला जो है वो सहमति से नहीं होता, बल्कि वोटिंग से होता है। और जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उनकी संख्या कम है। तो स्टेट्स की जीएसटी के आने की वजह से स्टेट्स की जो फिस्कल सोवरेनिटी है, मतलब टैक्स वगैरह जो पहले वो इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह लगा दिया करते थे, उनकी जो ऑटोनमी है, फिस्कल सोवरेनिटी जो है वो खत्म हो गई है। फिर मनी वार के बारे में कुछ इश्यूज बताए जाते हैं, कैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच में मनी वार चल रहा है। जैसे पहला इशू है सेस एंड सरचार्ज का। सेस एंड सरचार्ज, अब राइटर ये बोलते हैं देखो आर्टिकल 270 के अंदर ना ये बोला गया है कि सेंटर जो टैक्स लेता है ना वो स्टेट्स के साथ शेयर करता है, लेकिन सिर्फ वही पैसा शेयर होता है जो डिविजनल पूल में आता है।
लेकिन सेस और सरचार्ज का जो पैसा है ना, वो डिविजनल पूल में आता ही नहीं है, वो सीधा सेंटर के अकाउंट में जाता है। तो सेंटर को पता है कि यार मैं अगर सेस और सरचार्ज लगाऊंगा तो पैसा सीधा मेरे अकाउंट में जाएगा और उस पैसे को मुझे स्टेट्स के साथ में शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो सेंटर ना ज्यादा से ज्यादा सेस और सरचार्ज लगाता है। सेस मतलब सेस और सरचार्ज वैसे हैं, दोनों टैक्स ऑन टैक्स हैं। सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे एजुकेशनल सेस, हेल्थ सेस, ये डिफरेंस है। तो वैसे तो सेंटर ये बोलता है कि डिविजनल पूल में जो पैसा डिवाइड होता है, स्टेट्स को जाता है 41% और सेंटर को मिलता है 59%। हमने बढ़ाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि डिविजनल पूल ही छोटा हो गया है। पहले मान लीजिए 120 रुपए डिवाइड होते थे, तो अभी सिर्फ 80 रुपए डिवाइड हो रहे हैं, और बाकी एक्स्ट्रा पैसा तो कहां चला जाता है, वो सेस एंड सरचार्ज के थ्रू सीधा चला जाता है सेंटर के अकाउंट में। समझ गए? तो यामिनी अय्यर कहती हैं कि ये गुड फेथ नहीं है, मतलब ये फेडरल ट्रस्ट को तोड़ने वाली चीज है कि आप ज्यादा सेस एंड सरचार्ज लगाते हो ताकि आपको बांटना ना पड़े स्टेट्स के साथ में। फिर दूसरा इशू आता है नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड वाला, नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड। ये क्या इशू है? देखो, फाइनेंस कमीशन का जो फॉर्मूला होता है ना पैसा बांटने के लिए, वो इक्विटी पे बेस्ड है। जो स्टेट गरीब है, जैसे यूपी, बिहार, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, और जो स्टेट अमीर है, जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उसे कम मिलेगा। तो इसे कहते हैं इनकम रिवर्स फॉर्मूला। इनकम रिवर्स फॉर्मूला, ताकि जो लोग गरीब हैं उन्हें ऊपर उठाया जाए, और अमीर तो अमीर है ही है ना, गरीब की ज्यादा मदद की जाए। ये है इनकम रिवर्स फॉर्मूला। अब साउदर्न स्टेट्स गुस्से में हैं, वो कहते हैं हमने देखो पॉपुलेशन कंट्रोल की, हमने मेहनत से अपने आप को डेवलप किया, तो हमें किस चीज की सजा आप दे रहे हो? हमें तो बल्कि इंसेंटिव देना चाहिए। आप गरीब राज्यों को ज्यादा पैसा दे रहे हो, तो मतलब उनको तो इंसेंटिव ही नहीं है। उन्हें लगता है कि यार सेंटर से हमें पैसा वैसे भी मिल जाना है, हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हमें पैसा तो मिल ही जाएगा, तो क्या ही इंसेंटिव है उनके पास में डेवलप करने का। तो साउथ के स्टेट्स बोलते हैं हमारा जो पैसा है वो नॉर्थ के स्टेट्स को दिया जा रहा है और हमें मेहनत की सजा दी जा रही है। तो ये साउथ के स्टेट्स का गुस्सा है। तो लेकिन देखो, कई चीजें तो मतलब वैलिड नहीं होती। संविधान का तो प्रिंसिपल है रीडिस्ट्रीब्यूशन। अमीर भाई अगर गरीब की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? प्रॉब्लम लेकिन देखो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम सेंट्रलाइजेशन है। स्टेट्स को लग रहा है कि उनकी जो ऑटोनमी है वो छीनी जा रही है। ये पॉइंट है। फिर इसके बाद देखो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वाला पॉइंट आता है। राइटर बोलते हैं सेंटर जो कर्ज लेता है ना, सेंटर जो बोरो करता है, मान लीजिए 100 रुपए सेंटर ने उधार लिए, उसका 80% तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सैलरी देने में, पेंशन देने में, या फिर पुराना इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। तो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप कर रहा है? मतलब नए स्कूल्स और ये सब कौन बना रहा है? स्टेट्स बना रहे हैं। स्टेट्स जो खर्चा कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव खर्चा कर रहे हैं। सेंटर बस खर्चा चला रहा है पुराने सैलरी सुलरी दे के। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सेंटर कम खर्चा कर रहे हैं, स्टेट ज्यादा खर्चा कर रहा है। फिर देखो, दो राइटर है ना, मतलब दो लोगों से इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसमें से एक ये बोलते हैं कि देखो ये कहना गलत है कि साउथ जो है, साउथ इंडिया जो है वो नॉर्थ इंडिया को पाल रहा है, सब्सिडी दे रहा है, मतलब साउथ का पैसा नॉर्थ जा रहा है। साउथ डेवलप कर पा रहा है, क्यों डेवलप कर पा रहा है हमारे देश का साउथ? क्योंकि देखो नॉर्थ इंडिया से जो चीप लेबर है वो साउथ जाती है काम करने के लिए। देश का ज्यादा क्रेडिट जो है, बैंक ज्यादा लोन देते हैं साउथ इंडिया में। तो बोलने को तो ये भी बोल सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया को लोन का हिस्सा नहीं मिल रहा है, देश का ज्यादा लोन साउथ इंडिया में जा रहा है। तो देखो देश इंटीग्रेटेड है, अगर साउथ का पैसा नॉर्थ जा रहा है तो साउथ को फायदा भी बहुत हो रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि साउथ जो है वो नॉर्थ को सब्सिडाइज कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, इसलिए इनइक्वालिटी बढ़ रही है। और देखो जब जॉब्स नहीं होते ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? फिर वो वही पॉपुलिज्म करते हैं, फ्री में पैसा बांट दिया, 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, 5,000 आ जाएंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री। तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास में फिर यही रास्ता बचता है जब वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाते। समझ गए? तो अब फिर आगे देखो, फ्यूचर ट्रेंड की बात की जाती है।
आगे तो देखो आपको पता है डीलिमिटेशन भी आने वाला है, और डीलिमिटेशन में देखो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स बढ़ेंगी, तो रिजल्ट ये निकलेगा नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा फायदा होगा अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स बढ़ेंगी, क्योंकि साउथ इंडिया ने तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। तो ये सिचुएशन काफ़ी खतरनाक हो जाएगी अगर पॉपुलेशन के हिसाब से डीलिमिटेशन होता है। नॉर्थ के पास में ज़्यादा सीट्स लेकिन साउथ के पास में इकोनॉमिक पावर, तो टकराव जो है वो नॉर्थ और साउथ के बीच में और बढ़ सकता है। तो इसे एड्रेस करने के लिए डीलिमिटेशन को ठीक करने की आवश्यकता है। तो आर्टिकल का मैसेज क्लियर है कि फेडरलिज्म प्रेशर में है। इंस्टीट्यूशंस जैसे फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल वो न्यूट्रल अंपायर की तरह काम नहीं कर रहे हैं, और सिंगल पार्टी डोमिनेंस ने स्टेट्स की जो बार्गेनिंग पावर है उसे कम कर दिया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट ऑर्डर आया है ना, उससे देखो गवर्नर के इशू पर सेंटर और स्टेट के बीच में बल्कि कंफ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या वर्डिक्ट आया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप पूरे मामले का ना बैकग्राउंड समझो। आर्टिकल 200 क्या कहता है? आर्टिकल 200 ना संविधान का आर्टिकल 200 जो है ना, गवर्नर को 4 ऑप्शंस देता है। जब भी कोई स्टेट असेंबली से बिल पास होकर गवर्नर के पास जाएगा ना, तो गवर्नर के पास में 4 ऑप्शंस हैं। या तो वो बिल को साइन कर दें, बिल एक्ट बन जाएगा, या फिर वो साइन जो असेंट है विदहोल्ड कर दें, मतलब मना कर दें, बिल फेल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे वापस भेज दें रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन देखो अगर असेंबली फिर से उस बिल को पास करके गवर्नर के पास में भेज देती है तो गवर्नर को फिर साइन करना ही पड़ेगा। चौथा ऑप्शन है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख लें बिल को, मतलब प्रेसिडेंट के पास में बिल को भेज दें। लेकिन ये कुछ ही सिचुएशन में हो सकता है, ऐसा नहीं कि जब भी गवर्नर की मर्जी हो। तो 4 ऑप्शंस होते हैं गवर्नर के पास में। लेकिन देखो हो ये रहा था, जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है ना, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, पंजाब है, उनमें ये हो रहा था कि गवर्नर बिल्स पे ना बैठ जाते थे, ना हाँ बोलते ना बोलते, मतलब इनडेफिनेट डिले। इनडेफिनेट डिले, गवर्नर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, तो ये तो पॉकेट वीटो की तरह हो गया, कोई एक्शन ही ना लेना। तो ये देखो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था, क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्टेड है और गवर्नर जो है वो तो सिलेक्ट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें सिलेक्ट करती है। तो डेमोक्रेसी में चलनी किसकी चाहिए? जनता ने जिन्हें चुना है उनकी चलनी चाहिए ना। लेकिन यहां पे जब गवर्नर फैसला ही नहीं ले रहे हैं, जेब में रख के बैठ गए हैं बिल को, तो मतलब गवर्नर की चल रही है, गलत था। तो बहुत सारे जो स्टेट्स थे, जैसे तमिलनाडु था, तमिलनाडु गया सुप्रीम कोर्ट में और जाके बोला कि सर जी देखो ये तो गलत हो रहा है। तो ना उस समय तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में ना सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने ना एक काफी जबरदस्त फैसला दिया था। तमिलनाडु के बिल पास नहीं हो रहे थे, गवर्नर फैसला नहीं ले रहे थे, तो तमिलनाडु इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया और केस का नाम था तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु गवर्नर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने ये बोला, 3 बातें बोली। पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली थी, गवर्नर जो है वो देखो इनडेफिनेट टाइम तक बिल को डिले नहीं कर सकते, बिल के ऊपर बैठ नहीं सकते गवर्नर। और अगर गवर्नर एक्शन ना लें किसी बिल के ऊपर तो उसे गवर्नर की हां माना जाएगा। मान लो 3 महीने हो गए, गवर्नर ने कोई फैसला ही नहीं लिया, तो फिर यह माना जाएगा कि गवर्नर की हां है और बिल पास हो गया है। तीसरा, 2 जजेस की बेंच ने यह बोला, इवन कोर्ट भी गवर्नर को ऑर्डर दे सकते हैं कि साइन करो या फिर डिसाइड करो जल्दी क्या करना है बिल का, बस बिल के ऊपर बैठो मत। तो ये 2 जजेस की बेंच का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था ना, ये एक प्रकार से चेक एंड बैलेंस था। सुप्रीम कोर्ट के इस 2 जजेस की बेंच के ऑर्डर ने ना गवर्नर्स की मनमानी पर रोक लगाई थी, और सबने सोचा था कि चलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बच गई है, और जो गलत हो रहा था, गवर्नर अपनी पावर को मिसयूज कर रहे थे, वो चीज अब खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने ना, अब प्रेसिडेंट आपको पता है काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से, और आर्टिकल 143 है ना, कमेंट बॉक्स में बताना। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ने ना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत ना एडवाइजरी ओपिनियन मांगी इस इशू पे। मतलब समझ गए, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच का फैसला आ गया था, लेकिन उस फैसले के बाद में ना प्रेसिडेंट के पास में एक पावर होती है कि कुछ वो लीगल इशू पे ना
सुप्रीम कोर्ट की ना एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकते हैं। तो ना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया सुप्रीम कोर्ट को कि हां भाई गवर्नर के इशू पे आप एडवाइजरी ओपिनियन दीजिए। तो राइटर बोलते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ना उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे ना अपना एडवाइजरी ओपिनियन दिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना एडवाइजरी ओपिनियन दिया है ना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर, उससे ना पुरानी मेहनत पर पानी फिर गया है। समझ रहे हो क्रोनोलॉजी? समझ रहे हो आप क्रोनोलॉजी क्या थी? सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस के बेंच का फैसला आया, फिर राष्ट्रपति ने लीगल ओपिनियन मांगा इस इशू पे। 14 क्वेश्चंस दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट को और बोला गया था कि आप इन 14 इश्यूज पे एडवाइजरी ओपिनियन दीजिए ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन 14 इश्यूज पे अपना एडवाइजरी ओपिनियन दिया है और राइटर के अनुसार ओपिनियन ऐसा दिया है कि 2 जजेस की बेंच का जो अच्छा फैसला था उस पे पानी फेर दिया है। क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? अभी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु केस के जो प्रिंसिपल्स थे ना उनको डाइल्यूट कर दिया है। आर्टिकल कहता है सुप्रीम कोर्ट ने ना गवर्नर को ना एक बार फिर से फ्री पास दे दिया है। गवर्नर को एक बार फिर से फ्री पास दे दिया गया है। नया स्टांस सुप्रीम कोर्ट का यह है, गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के पास में भेज सकते हैं, चाहे संविधान में रिक्वायर हो या ना हो। इसका मतलब समझ रहे हो आप? पहले सिर्फ सिलेक्टेड बिल्स को गवर्नर जो थे वो प्रेसिडेंट के पास में भेज सकते थे। गवर्नर को लगता था कि हाँ ये बिल से संविधान खतरे में है या संविधान के अगेंस्ट है, ऐसे बिल्स को वो भेज सकते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी ओपिनियन जो दिया है उसमें उन्होंने गवर्नर को फ्री पास दे दिया है, वो किसी भी बिल को भेज सकते हैं प्रेसिडेंट के पास में। जैसे तमिलनाडु ने नीट बिल पास किया, गवर्नर RN रवि को पसंद नहीं आया, उन्होंने प्रेसिडेंट को भेज दिया। अब प्रेसिडेंट उस पर इनफाइनाइट टाइम तक बैठ सकते हैं। स्टेट की पावर खत्म, सेंटर कंट्रोल करेगा कि स्टेट का बिल जो है, स्टेट ने जो बिल पास किया है वो एक्शन में आएगा या नहीं आएगा, वो सेंटर डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नर तो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के पास में भेज सकते हैं। तो राइटर देखो ये कहते हैं ये तो बहुत गलत हुआ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी लाचारी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी ओपिनियन में ये बोला हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बस उम्मीद जाहिर करके छोड़ दिया कि गवर्नर जो है वो संविधान को फॉलो करेंगे। भाई वो नहीं कर रहे थे ना गवर्नर संविधान को फॉलो, आपने सिर्फ उम्मीद जाहिर करके छोड़ दी कि उम्मीद है कि वो फॉलो करेंगे। वो नहीं कर रहे थे तभी तो आपके पास में मामला पहुंचा था। तो राइटर यही बोलते हैं कि देखो होप कभी स्ट्रेटेजी नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो किया होप पे सारी उम्मीदें छोड़, होप की स्ट्रेटेजी अपनाई कि उम्मीद है कि गवर्नर अब सही बनेंगे और संविधान को फॉलो करेंगे। अब इसके बाद देखो यहां पे ना एक सीरियस इशू उठाया गया है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी का। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, देखो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने फैसला दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के खिलाफ जाके एडवाइजरी ओपिनियन दी। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ही फैसले की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये तो वो वाली बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच कुछ फैसला देगी, दूसरी बेंच कुछ फैसला देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर इससे तो बेंच हंटिंग बढ़ती है। इससे तो बेंच हंटिंग बढ़ती है कि हाँ भाई यार उस बेंच के पास में जाओ वो फेवरेबल फैसला देगी और दूसरी बेंच के पास में जाओगे तो वो खिलाफ फैसला देगी। ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसलों की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हालांकि देखो इसमें एक वो एंगल भी तो आता है जो राइटर नहीं बता रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच का फैसला है, एक जज की बेंच का, तो उसे 2 जज की बेंच पलट सकती है। 2 जज की बेंच का फैसला है तो उसे 3 जज की जो बेंच है वो पलट सकती है। ऐसा तो है ही है ना, कानून तो है ही है। फिर राइटर एक और बात भी बोलते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। हाल ही में ना एक मामले में फैसला आया वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने ना पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंट क्लियरेंस को रोका था। मतलब एक चीज होती है कि आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो ना, तो पहले आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, बाद में नहीं। आपने इंडस्ट्री बना ली, पेड़ पूड़ काट दिए, तो बाद में क्लियरेंस लेने का क्या फायदा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोल दिया था कि बाद में क्लियरेंस नहीं मानेंगे,
पहले ही परमिशन लो और बाद में परमिशन लेना गलत है। लेकिन बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ऑर्डर को भी रिकॉल कर लिया, सिर्फ कुछ कमजोर ग्राउंड्स पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जज रिटायर हो गए। अब बाकी जो जजेस हैं वो ये बोल रहे हैं कि एक कोई बात नहीं, इंडस्ट्री बन गई तो कुछ ग्राउंड्स पे बाद में भी क्लियरेंस लिया जा सकता है। तो ये तो गलत है ना यार, बाद में क्लियरेंस लेना इंडस्ट्री बनने के बाद में तो क्या ही फायदा, पैसा लग चुका है, पेड़ काटे जा चुके हैं, नदी प्रदूषित हो गई है, तो उसके बाद आप क्लियरेंस लोगे तो क्या फायदा, नुकसान तो हो ही गया ना। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले में तो बोल दिया था गलत है, लेकिन अब उस पुराने फैसले को रिकॉल करके ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ केसेस में, कुछ नैरो केसेस में बाद में भी परमिशन दी जा सकती है। समझ गए? तो कोर्ट देखो रोज अपना फैसला पलटेगा तो लोग कोर्ट पर ना फिर भरोसा कैसे करेंगे। ला ना स्टेबल होना चाहिए, वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। और अगर देखो गवर्नर बाउंड्रीज पुश करेंगे ना तो स्टेट फिर चुप नहीं बैठेंगे। राइटर वार्निंग भी दे रहे हैं, अगर गवर्नर बिल्स को रोकेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करेंगी, वो फिर शॉर्टकट ढूंढेंगी। शॉर्टकट क्या, स्टेट हर बिल को मनी बिल बना देगा, क्योंकि मनी बिल पर फिर गवर्नर की पावर लिमिटेड होती है। यही ब्लेम सेंटर पे लगता है। आधार बिल केस में सेंटर ने यही किया था कि आधार बिल केस को उन्होंने मनी बिल बना के पास करवा दिया था। स्टेट्स भी ऐसा करने लगेंगे। दूसरा स्टेट्स क्या करने लगेंगे, दूसरा शॉर्टकट उनके लिए यह होगा, असेंबली ला पास ही नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो राज चलाएंगे। बस सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया और रूल बना दिए, बस वो असेंबली के थ्रू कोई कानून बनवाएंगे ही नहीं। तो इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। एक तरफ गवर्नर, दूसरी तरफ सीएम, बीच में पीछेगी जनता। लास्ट में कंक्लूजन में देखो ये बोला जाता है कि गवर्नर का जो ऑफिस है ना, देखो वो तो वैसे भी मतलब कॉलोनियल रेलिक है, मतलब जो ब्रिटिश ईरा का बचा हुआ इंस्टीट्यूशन है। अंग्रेजों के जमाने में ना गवर्नर अंग्रेजों के एजेंट हुआ करते थे, आज भी वही हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में अंबेडकर ने यह बोला था कि गवर्नर के पास में कोई फंक्शंस है नहीं अपने आप से डिस्चार्ज करने के लिए, वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। और सुप्रीम कोर्ट का ये नया ओपिनियन लेकिन फेडरलिज्म के लिए खतरनाक है, और इसने सेंटर को ना स्टेट के लॉज वीटो करने का बैकडोर दे दिया है प्रेसिडेंट के थ्रू, जो कि गलत है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, आसिम मुनीर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान के ऊपर कू से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 में इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आपसे एक चीज पूछूं, कू डेटा क्या होता है? कू के बारे में अक्सर आप चुनते हो, मतलब शॉर्ट में कू कह दिया जाता है, पूरा नाम कू डेटा होता है। कू का मतलब होता है इलीगल ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट यूजली बाय मिलिट्री, मतलब मिलिट्री के द्वारा इलीगल तरीके से गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना और सत्ता पर कब्जा कर लेना। लेकिन पाकिस्तान में ना पैटर्न थोड़ा अलग है। वहां देखो जनरल्स आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन फिर जाते नहीं हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फील्ड मार्शल अयूब खान। फील्ड मार्शल अयूब खान 1958 में उन्होंने ना मार्शल लॉ लगाया और यह बोला था कि जैसे ही कंडीशन ठीक हो जाएंगी मैं डेमोक्रेसी को वापस लाऊंगा। क्या वो लाए? बिल्कुल नहीं। वो देखो 11 साल तक ना पावर से चिपके रहे। रीजन, उन्होंने ये बोला कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो हमारे लोगों के लिए नहीं है। फिर आए जनरल याह्या खान। अयूब खान गए तो डेमोक्रेसी आई नहीं, डेमोक्रेसी नहीं आई। फिर आए जनरल याह्या खान। जनरल याह्या खान के बाद में जो जिया उल हक थे ना, ये 1977 में आए और ये तो कमाल के थे। उन्होंने ये बोला सिर्फ 90 दिन के लिए मैं आया हूं, इलेक्शंस अक्टूबर 1977 में हो जाएंगे। रिजल्ट क्या निकला? वो भी देखो 11 साल रुक गए, 11 साल तक उन्होंने रूल किया। बाद में वो एक मिस्टीरियस एयर क्रैश में मारे गए थे। इवन उसके बाद वो जो परवेज मुशर्रफ आए थे ना 1999 में, उन्होंने भी बोला था कि मेरे कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है, मैं ट्रू डेमोक्रेसी को रिस्टोर करूंगा। रिजल्ट, वो 9 साल तक रुक गए। तो राइटर ये बोलते हैं, एक फेमस हिस्टोरियन है आयशा जलाल। आयशा जलाल अपनी बुक में लिखती है कि पाकिस्तान जो है वो देखो एक ऐसा स्टेट बन चुका है जहां पे ना मिलिट्री ही स्टेट है।
इस स्टेट को वो नाम भी देती हैं प्रीटोरियन स्टेट, जहां पे मिलिट्री ही स्टेट है। देशों की मिलिट्री होती है लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए स्टेट है, ऐसी सिचुएशन है। तो हमने देखा हर डिक्टेटर ना पाकिस्तान में टेम्परेरी बोलकर आया था लेकिन वो परमानेंट रूल करने लग जाता है। लेकिन अब ना पाकिस्तान में कुछ नया हुआ है, 27th अमेंडमेंट। आज के जो डिक्टेटर है ना वो देखो पुराने तरीके नहीं अपना रहे हैं, वो पहले से ज्यादा स्मार्ट हैं। जैसे फील्ड मार्शल असीम मुनीर का नाम दिया जाता है। राइटर कहते हैं आज ना पाकिस्तान में मिलिट्रिस्टिक मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन इस बार डायरेक्ट मार्शल लाल नहीं लगा है, इस बार यूज हो रहा है संविधान का 70 कह रहा हूं 27वां अमेंडमेंट जो है वो पास किया गया है। और ये जो अमेंडमेंट है ना वो पाकिस्तान के संविधान पर एक धब्बा है। आप समझिए इस अमेंडमेंट में क्या है। इस अमेंडमेंट में देखो ये बोला गया है, पहले एक पोस्ट हुआ करती थी चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। इस पोस्ट को ना खत्म कर दिया गया है, एक नई पोस्ट इस्टेब्लिश की गई है और उस पोस्ट का नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सीडीएफ। सीडीएफ की पोस्ट बनाई गई है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और पहले देखो आर्मी चीफ सिर्फ आर्मी देखते थे, लेकिन अब नए जो सीडीएफ है ना मुनीर, आसिम मुनीर जो नए सीडीएफ हैं यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हैं, अब वो क्या कंट्रोल करेंगे, एयरफोर्स भी कंट्रोल करेंगे, अब वो नेवी भी कंट्रोल करेंगे और आर्मी तो पहले वो कंट्रोल किया ही करते थे। समझ गए? तो सोचिए तीनों फोर्सेस की जो पावर है वो एक आदमी के हाथ में, और ये तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं 27th अमेंडमेंट में। जैसे देखो फील्ड मार्शल मुनीर पर ना कभी मुकदमा नहीं चल सकता, चाहे वो रिटायर हो जाएं। मतलब लाइफ टाइम रैंक और जो उनकी प्रिविलेजेस हैं वो बरकरार रहेंगी, उन्हें मिलती रहेंगी, कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं रहेगी। इवन पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना उसका कंट्रोल नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के पास में होता है। लेकिन अब ना सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस डिसाइड करेंगे कि वहां का कमांडर कौन होगा, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर कौन होगा। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो न्यूक्लियर बटन भी सीडीएफ के हाथ में होगा, यानी मुनीर के हाथ में होगा। आर्टिकल ना एक कंपैरिजन करता है, किस चीज का? देखो पहले के जो कूप थे ना जो अयूब खान ने किया, जिया उल हक ने किया, वो हैम हैंडेड थे। हैम हैंडेड मतलब बहुत फोर्सफुल थे और क्रूर तरीके से सत्ता परिवर्तन किया गया था, कू किया गया था, टैंक सड़कों पे आ जाते थे। लेकिन मुनीर का जो तरीका है ना वो थोड़ा गार्डेड है, वो थोड़ा चोरी छुपे कू वाला है, वो स्मार्ट कू वाला है। मतलब चलाक और चुपके से मुनीर ने कू किया है ताकि दुनिया को गलत ना लगे। फ्रंट पर कौन है? फ्रंट पर अभी भी पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट और पीएम है। दुनिया को लगेगा डेमोक्रेसी है, लेकिन डी फैक्टो जो रूलर हैं वो देखो मिलिट्री चीफ ही हैं। मतलब असली जो पावर है ना वो मिलिट्री चीफ के पास में है। और ये तो देखो एक मजाक जैसा है डेमोक्रेसी के नाम पे। सिविल गवर्नमेंट सिर्फ साइन करने के लिए है और मिलिट्री जो है वो सिविल गवर्नमेंट के नीचे नहीं है, सिविल गवर्नमेंट के ऊपर है। कुछ भी अच्छा होता है तो क्रेडिट किसको जाएगा? मिलिट्री को। कुछ भी खराब होता है तो ब्लेम किस पे आएगा? सिविलियन गवर्नमेंट पे। और देखो वैसे डेमोक्रेसी में ना चेक्स एंड बैलेंस होते हैं, तो जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर वगैरह पे, एग्जीक्यूटिव पे लगाम लगाती है। तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट पहले कई बार ठीक ठाक फैसले दे देता था, लेकिन 27th अमेंडमेंट में ना सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं वो भी कम कर दी गई हैं, ताकि ना फ्रेंडली जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बिठाए जा सकें। ऐसे जजेस जो वही करेंगे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बोलेगी। तो मतलब अब सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, फील्ड मार्शल का वर्ड ही वहां पे कानून है। जुडिशरी आखिरी उम्मीद थी पाकिस्तान में, लेकिन उसकी पावर्स को भी कम कर दिया गया है 27th अमेंडमेंट में। तो राइटर एक चीज ये भी बोलते हैं कि देखो इतना कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, जो डेमोक्रेसी वाले बड़े देश हैं यूएसए जैसे, वो कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे
असीम मुनीर सूटकेस लेकर कभी यूएस जाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहां पे सूटकेस में वो रेयर मेटल्स दिखाते हैं ट्रंप को कि ये देखो ये पाकिस्तान में है, आप आइए इनकी माइनिंग करिए। तो फिर ट्रंप भी बोलते हैं माय फेवरेट फ्रेंड, माय फेवरेट फील्ड मार्शल असीम मुनीर। तो मतलब यूएस को देखो डेमोक्रेसी थोड़ी ना चाहिए कि वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। यूएस को चाहिए पैसा, यूएस को चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स, जिसकी नुमाइश पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यूएसए के सामने करके आए। और चाइना तो क्या ही बोलेगा, चाइना के पास तो खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है। और अरब देशों को भी देखो स्ट्रॉन्ग मैन ज्यादा पसंद आते हैं, वो चुपचाप बैठ के पाकिस्तान में जो भी हो रहा है उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और आप बोलोगे सर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं आवाज उठाती? पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज क्यों आवाज उठाएंगी? इमरान खान जेल में है, जिनको जनता पसंद करती है, पाकिस्तान की जनता। बाकी दो पार्टीज जो हैं, नवाज शरीफ की PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और PPP भुट्टो की पार्टी है, पीपल्स पब्लिक पार्टी, ऐसा ही कुछ नाम है PPP। तो ये पॉलिटिकल पार्टी देखो इसलिए आवाज नहीं उठाती क्योंकि इन्हें पता है आर्मी और असीम मुनीर हमारी मदद कर रहे हैं सत्ता में बना रहने में, क्योंकि आज इलेक्शन हो जाए, इमरान खान बाहर आ जाएं तो वही जीतेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जनता उन्हें पसंद कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री ने गलत तरीके से उन्हें जेल में डाला हुआ है। तो ये जो सत्ता वाली पार्टीज हैं वो तो खुश हैं कि यार कम से कम हम सत्ता में तो हैं पाकिस्तान की मिलिट्री की मदद से, तो इसलिए हम क्या ही बोलें, क्योंकि असली पॉपुलैरिटी जेल में बंद इमरान खान के पास में है। लेकिन इलेक्शन फेयर ढंग से नहीं हो रहे, इसलिए वो जेल में ही बंद हैं। तो ये पूरा हमने सिचुएशन डिस्कस किया। देखो साउथ एशिया में डेमोक्रेसी के चैलेंजेस आपको अगर लिखने हैं जीएस पेपर 2 में या फिर ऐसे में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटेरियनिज्म का एग्जाम्पल आपको देना है, तो ये वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ये क्लासिकल कू नहीं है, ये मॉडर्न कू है, स्मार्ट तरीके से किया गया कू है पाकिस्तान में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना फेडरलिज्म से संबंधित, उस पे है ये क्वेश्चन। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।